गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां आज हम कवर करने जा रहे हैं तैयारी 1.0 के अंदर सीरीज एलसीआर को, जिसमें हम सीखने वाले हैं व्हाट इज द एलसीआर सर्किट, इसका बिहेवियर कैसा होता है, कब रेजोनेंस की कंडीशन फॉर्म होती है, बैंडविड्थ क्या होता है, शार्पनेस क्या होती है। इन सारी चीजों को ओवरऑल टर्म में हम क्या कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। तो हमने एक सर्किट में कनेक्शन ले लिया है, ठीक है, और ये हमारा सर्किट हो गया एलसीआर का। अब एलसीआर में जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्शन किया गया तो यहां से जो करंट फॉर्म होके हमें मिलेगी वो इन तीनों में सेम होने वाली है। दैट मींस जो करंट एल में जाएगी वही सी में फ्लो होगी और वही आर में भी फ्लो होगी। क्या बात समझ गए। अगर मैं यहाँ पे अपनी करंट को लिख लूं, क्योंकि ये एसी करंट है तो हमें जो करंट मिली वो हम लेट कर लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक करंट एल में भी, सी में भी और आर इन तीनों में फॉर्म होगी। क्या बात समझ गए। अब देखते हैं कि करंट के सेम होने से जो इफेक्ट पड़ेगा हमारे पोटेंशियल्स पे, ठीक है, वो कैसा होगा। चलो देखो, ये है इंडक्टर। इंडक्टर में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो करंट से पाई बाई 2 क्या करता है, आगे होता है, मतलब लीड करता है। तो दैट इज द वीएल। सी में चलेंगे, कैपेसिटर में चलेंगे, तो कैपेसिटर में जो हमारे लिए करंट का टर्म होगा, ठीक है, और जो पोटेंशियल का टर्म होगा, उन दोनों के बीच में जब आप गैप देखोगे तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो पाई बाई 2 से क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, यानी पीछे होगा। और सेम ऐसे जब हम अपने करंट के टर्म को रेजिस्टेंस में चेक करने आएंगे तो ऐसी कंडीशन में जिस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही होगी, जितने फेज पे उतने ही फेज पे हमारा पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस भी होगा, यानी यहाँ पे सेम फेज में ट्रैवल करेगा। अगर मैं इन तीनों के इक्वेशंस को अलग अलग करके लिखूं तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं लिखना हूं यहाँ पे VL को, ठीक है, तो मैं VL को कैसे लिखूंगा, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सर ये बात हमें कैसे पता चली, क्योंकि जो हमें सर्किट में करंट मिली है वो क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से पाई बाई 2 आगे होंगे, लीड करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। सेम ऐसा आते हैं VC में, तो क्या मिलेगा, V नॉट साइन, फिर ब्रैकेट में आएंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, लैग कर रहे होते हैं। और यही चीज अगर हम आर के लिए लिखने के लिए आएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, दैट इज द वी आर। अब वी आर का जब हम टर्म इसके लिए लिखने वाले होंगे तो एज इट इज हमें वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज ऑफ इन सेम फेज। क्या आपको बात समझ में आई। ओके, अब जरा देखो, ये तीनों पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो हमने यहाँ पे क्या किया, सप्लाई करके दिया हुआ है, ताकि अलग अलग पोटेंशियल यूज कंज्यूम होते हुए भी हमारी जो करंट हो वो इन सब में क्या रहे, सेम रहे। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करके दे दो, तो अगर मैं यहाँ से नेट रिजल्टेंट निकालता हूँ, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम ई से ही लिख लेते हैं, ई से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो जब हम इसे ई से डिनोट करने जाएंगे तो आप ध्यान से देखो, इसका एक सिंपल सा फिगर बन के हमारे सामने आएगा। जरा वो फिगर देखो कैसे फॉर्म होगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूं वी आर को, ठीक है, तो वी एल आर से कंपेयर करोगे तो पाई बाई 2 ऊपर होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वी एल। और अगर वीसी को चेक करोगे तो वीसी यहां से कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 नीचे होना चाहिए, दैट इज द वीसी। और दोनों के बीच में गैप जो है वो कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई, सिंपल, गेट इट, क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है। ओके, अब जो हमारी करंट है वो करंट देखो आर के साथ ही फ्लो कर रही है, सेम इसी डायरेक्शन में, क्योंकि सेम फेज के साथ वो फ्लो कर रही है। यानी जब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वीएल और वीसी के बीच में डिफरेंस होगा। तो वीएल और वीसी में डिफरेंस निकालने के बाद ही हम अपने एक्चुअल फॉर्मूले तक क्या होंगे, पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, एक बार हम वीएल को ग्रेटर देन वीसी कर लेंगे और एक बार वीसी को ग्रेटर देन वीएल कर लेंगे। चलो आ जाओ अगले पेज पे। देखो हमने पहली कंडीशन यहाँ पे लेट करके रखी हुई है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करने वाला है। तो VL इज ग्रेटर देन VC, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले बात को समझ लेते हैं। तो हम सारी चीजों को पहले रिप्रेजेंट कर लें। इस तरफ हमने ले लिया है VR, दिस आवर फेजर डायग्राम, एक्स और वाई एक्सिस। VR हमने ले लिया, तो VR में आपने फॉर्मूले में देखा था क्या आया था, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास फेज कितना हो गया, इनिशियल फेज ओमेगा टी हो गया। ओके, अगली बार हम चलते हैं तो ओमेगा टी हमने लिख लिया। अगर आप VL में चलोगे तो VL में हमारा फेज कितना ज्यादा था, पाई बाई 2 ज्यादा था, यानी ओमेगा टी से कितना ज्यादा हो जाए हम, पाई बाई 2 ज्यादा हो जाए, तो कहां पहुंच जाएंगे, VL पे पहुंच जाएंगे। और ओमेगा टी से पाई बाई 2 अगर हम कम हो जाए तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, VC में पहुंच जाएंगे। तो दिस इज द VC। क्या सबको बात समझ में आ गई, फेजर डायग्राम सबको क्लियर हुआ। अब जब हम इनका रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे तो देखो VL इज ग्रेटर देन VC ले लिया मैंने। ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट बचेगा वो रिजल्टेंट किसकी तरफ बचेगा, VL की तरफ बचेगा। यानी अगर मैं दोनों में डिफरेंस करूं तो दिस इज रिमेनिंग पार्ट और दिस रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज द VL माइनस VC।
क्लियर है? तो इस तरफ VL माइनस VC आ गया, एक पोटेंशियल VR इधर लगा है, दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट उनके मिड में आएगा, तो ये रिजल्टेंट हमारा हो गया E नॉट। क्या सबको बात समझ में आ गई? तो ओमेगा टी से कितना ज्यादा है तो हम लेट कर लेते हैं ये फाई एंगल पे आया है, दैट इज द फेज डिफरेंस, फेज एंगल। क्या बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से आ जाते हैं अपने फॉर्मूले में। तो हम फॉर्मूला कैसे सॉल्व कर रहे थे, तो हमने लिखा था E इज इक्वल टू, अब आ जाओ अंडर रूट में, तो रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने में चलेंगे। तो एक हमारे पास हो गया VR स्क्वायर प्लस अगला हमें क्या मिलेगा VL माइनस VC का स्क्वायर, दो वेक्टर्स हो गए, एक है VR और दूसरा क्या है VL माइनस VC, तो यहाँ पे लिखेंगे हम VL माइनस VC का होल स्क्वायर। दिस इज द आवर रिजल्टेंट। अब इसी रिजल्टेंट से अगर हमसे कोई इंपेडेंस की डिमांड कर लेता है कि कितना इसमें रेजिस्टेंस वर्क करेगा, तो चलो देखो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू I इंटू Z। व्हाट इज द Z? Z इज द इंपेडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस। अगले फॉर्मूले में चलते हैं, तो VR इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो इस पे लगा दिया हमने होल स्क्वायर, प्लस VL की वैल्यू कितनी होती है, तो I इंटू XL। व्हाट इज द XL? XL इज द रिएक्टेंस, कौन सा रिएक्टेंस जो इंडक्टेंस के अंदर काम करता है, माइनस I into XC। What is the XC? This is also reactance, कौन सा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो किसके अंदर काम करता है सर? कैपेसिटर के अंदर। क्या यहां तक बात समझ गए? चलो I कॉमन करेगा, I कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा Z, और अंडर रूट के अंदर हम आ जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखो दिस इज अवर रिजल्टेंट, व्हाट वी गॉट हियर, दैट्स अवर रिजल्टेंट, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये रिजल्ट फॉर्म होके मिला है। क्या सबको बात समझ में आ गई? यहां तक हम आगे पहुंच गए। ओके, क्लियर हो गए सबको? इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने नेट पोटेंशियल को भी फॉर्म कर लेते हैं और Z की वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें हमसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है उस पर बात करते हैं, ठीक है? तो चलो इसका एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं। अगर हमें कभी भी कोई एंगल फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिजल्ट फाइंड आउट करना है, अगर फेजर डायग्राम से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो एक बेसिक सा डायग्राम बनाओ। चलो देखो कैसे बनता है बेसिक सा डायग्राम। तो आपने इस डायरेक्शन में ले लिया VR, यहां से 90 डिग्री आप ऊपर चले जाइए तो कौन मिल जाएगा VL, और यहां से 90 डिग्री नीचे चले जाएंगे तो कौन मिल जाएगा VC। इन सबके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, पाई पाई, दैट इज 180। अब हमने जो कंडीशन लेट की उस कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ, VL इज ग्रेटर देन VC। तो बचा हुआ रिजल्टेंट आपका किधर आ गया, तो बचा हुआ पार्ट जो है वो इस तरफ आ गया, दैट इज द VL माइनस VC। सिंपल। ओके, अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट मेरा VR के साथ ही फ्लो कर रहा है, दैट इज द I। अब जरा देखो ध्यान से, दो वेक्टर्स हैं VR और VL माइनस VC। अब जब हम इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बनाएंगे तो वो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इनके मिड से होके जाएगा, दैट इज द E। क्लियर है? अब कितने पे जा रहा है, तो हमने उसके लिए कुछ फेज ले लिया, दैट इज द 5। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ ये फेज कितना है, व्हाट इज द फेज एंगल, ठीक है? तो चलो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है। हाउ वी गेट इट, द फेज एंगल, देखिए फेज एंगल दैट इज द फाई। अगर मैं यहां पे लिखूं tan फाई इज इक्वल टू, तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो देखो ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, VL माइनस VC। तो हमने यहाँ पे लिख लिया VL माइनस VC अपॉन, फिर क्या आ जाएंगे बेस के टर्म पे, तो बेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, R के लिए है, तो ये हमने लिखा VR। क्लियर है? अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सबको ओपन करोगे तो IXL IXC और IR, I को कॉमन कर लो, I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगला रिजल्टेंट किसके फॉर्म में मिल जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R के फॉर्म में। देखो सिंपल है। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हमें गिवन की जाएगी, हम tan फाई यानी फेज एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में दूसरी चीज पूछी जाती है, और वो हमारा टर्म अगला क्या होता है, तो मैं जरा पेन चेंज करके बताता हूं आपको। अगला टर्म हमारा होता है पावर फैक्टर का, ठीक है? पावर फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, cos फाई का टर्म यूज करते हैं। अब जरा cos फाई यहां से निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होने वाला है, हमारा टर्म बेस के टर्म में आने वाला है। चलो देखो, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस आने वाला है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस वाले टर्म में क्या करेंगे, चलो ध्यान से देखो, पावर फैक्टर हमने लिख दिया cos फाई, ठीक है? तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला यानी cos फाई के टर्म में चाहिए, तो cos फाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ध्यान से जरा देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का काम कौन कर रहा है, VR काम कर रहा है, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, तो सर E काम कर रहा है हमारा, ठीक है? अब VR को ओपन करोगे तो I इंटू R, और E को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, I इंटू Z मिल जाएगा। देखो ये मिल गया हमें I इंटू Z, I से I कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, R बाई Z का मिल जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो ये हमारा कौन सी कंडीशन है, जब VL VC से क्या हो, ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे रिजल्टेंट देखने को मिलते हैं। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? अब एक लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके लिख लेंगे कि जब हम इस सर्किट में किस टर्म को लेके चल रहे हैं, इंडक्टर की वैल्यू को ज्यादा लेके चल रहे हैं, उसके पोटेंशियल को ज्यादा लेके चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ये
रेजिस्टेंस का टर्म होगा, मतलब जो हमारा सर्किट है वो क्या कहलाएगा, तो हमारा सर्किट जो होगा वो इंडक्टिव सर्किट कहलाने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, समझ गए? इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब VL इज ग्रेटर देन, और वैसे ही जहां पे देख रहे हो XL इज ग्रेटर देन ऑफ XC। अब जब इसमें करंट हमें मिलेगी, यानी जो हमारी इंस्टैन्टेनियस करंट इसमें फ्लो कर रही होती है हमारे LCR सर्किट में, वो कैसे मिलेगी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। क्यों? क्योंकि करंट तो आपको पता है कि लैग ही करता है, तो अब कितने से करंट लैग करने लगेगा, 5 एंगल से। कौन सा 5 एंगल? जो भी हमने यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट किया। क्या बात समझ गए? तो चले अगले कंडीशन लिया जाए जिसमें VC को हम क्या करने वाले हैं, ज्यादा करने वाले हैं। चलो आ जाओ, इस बार हमने VC इज ग्रेटर देन VL कर लिया है, और सारी कहानी एज इट इज हम वैसे ही लेके चलेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, तो हम इसको ले लेते हैं। सर ये तो Y हो गया, ये X एक्सिस हो गई, ओके। चलो ये हमारा क्या हो गया, R हो गया, दैट इज द VR। π/2 यहां से किसको ज्यादा रखना है, तो π/2 जो ज्यादा होता है वो होता है सर VL। π/2 जो पीछे होता है वो कौन होता है, तो जो π/2 का टर्म हमारा पीछे होता है वो क्या कहलाता है, VC कहलाता है। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? जरा इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, VC कहलाता है। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी। इस बार VL से VC को ज्यादा रखना, मतलब ये वैल्यू ज्यादा होने वाली। अगर ये वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो गई तो ऐसी कंडीशन में जरा देखो हमारे पास ये रिजल्टेंट आएगा, दोनों से डिफरेंस निकालो, जो बचेगा वो रिजल्ट मिलेगा, तो वो क्या बनेगा, VC माइनस VL। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से दो हमारे पास वेक्टर आ गए, एक वेक्टर VR आ गया है, एक आ गया है हमारे पास VC माइनस VL आ गया है। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है VC माइनस VL, मिल गए। अभी इन दो का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के मिड से जाएगा, तो देखो ये वाला रिजल्टेंट जा रहा है जिसे हम लिख रहे थे यहाँ पे E नॉट। ठीक है, अब कितना डिफरेंस होगा, तो उसके बीच का जो हमारे पास गैप होता है वो गैप हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारे पास जो गैप आएगा वो कितने का आना चाहिए हमारे पास, दैट इज द 5। ठीक है, क्या बात समझ गए? तो दोनों में से एक तरफ का हमने गैप लिख लिया। अब इसको सिंपल कंडीशन में चलते हैं, सॉल्व किया जाए। आज अब देखो कैसे फॉर्मूला बनाया था, फिर से लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, लिखते हैं E इज इक्वल टू अंडर रूट में आइए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, R का स्क्वायर प्लस, इस बार कौन ज्यादा है तो VC ज्यादा है, VC माइनस VL का क्या आ गया, होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इस टर्म को हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लिखा है I इंटू Z। ये हमारे पास क्या लिखा है, ये सॉरी ये लिखा हुआ है I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है I इंटू XC, फिर I इंटू XL का होल स्क्वायर। I को कॉमन करेंगे तो I कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट में हमारे पास क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिजल्टेंट Z। तो देखो ये आ गया हमारे पास, इंपेडेंस आ गया, गेट इट। अगर हमसे कोई कहे इंपेडेंस का फेजर डायग्राम बना दो तो क्या करोगे, ऐसा बहुत ही आसान है, एक ही लाइन की कहानी, क्या करना है, कुछ करना ही नहीं। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो I इंटू R, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं I इंटू XL, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I इंटू XC। अब जरा देखो I तो सब में सेम है क्योंकि सीरीज में हम चल रहे हैं, अगर मैं यहां से I को कैंसिल आउट कर दूं तो अब देखो ये जिसका फेजर डायग्राम हो गया XC R और XL का, सिंपल है। तो अब जो रिजल्टेंट यहाँ पे बनता है उसको भी लिख लेंगे, तो लिखेंगे I इंटू Z, तो I भी कैंसिल आउट हो गया और ये रिजल्ट किसका आ गया, Z का आ गया। जस्ट वेरी सिंपल। तो आराम से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या बात समझ गए हम लोग? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने ये रिजल्ट तो फाइंड आउट कर लिया, अब सेम फिर से वही बात आती है, क्या चाहिए, फेज एंगल चाहिए हमको, है ना, और फैक्टर चाहिए। तो फेज एंगल कैसे फाइंड आउट करो, तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा पहले एक फेजर डायग्राम बना लो भाई। तो फेजर डायग्राम तो आ गया, फेजर डायग्राम के बाद एक सिंपल सा सर्किट बना लो। तो देखो भाई बना रहे हम लोग, यहाँ पे लिखा VL और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, VC। इस बार हमने VC की वैल्यू को ज्यादा रखा हुआ है, तो बचा हुआ रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, VC की तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VL। क्लियर है? अब देखो ये दो रिजल्ट आ गए, तो अब जो फाइनली रिजल्ट है वो किसकी तरफ मूव करके आएगा, इस तरफ मूव करके आएगा। ये देखो इस तरफ आ गया, यहां से कितना एंगल हम ले लें फेज का, तो हमने फाई ले लिया, सिंपल। ओके, फेज एंगल हमारे पास फाई आ गया। अब हमसे कोई क्वेश्चन डिमांड करे कि फाइंड आउट करके दो हमें फेज एंगल की वैल्यू, तो आपको पता है क्या करना है, फेज एंगल में हम यूज करेंगे tan फाई। tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का काम यहाँ पे कौन करेगा, सेम वही वाला टर्म, तो क्या लिखेंगे, VC माइनस VL अपॉन, और बेस में कौन आ रहा है, R आ रहा है, तो यहाँ पे हमने R की जगह क्या लिख दिया, क्या लिख देंगे, VR। अगर हम यहाँ I के टर्म में इन सबको ओपन कर दें तो देखो अगला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, XC माइनस XL और डिवाइड में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, पावर फैक्टर का पूछेंगे। तो इसका जरा देखो पावर फैक्टर कैसे बनेगा, तो पावर फैक्टर में लिखेंगे cos फाई, और cos फाई इज इक्वल टू, फिर से वही वाली बात होगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का काम कौन कर रहा है, R, हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, तो ये वाला सा टर्म, ये वाला टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E से, तो ये E हो गया। दोनों को ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, I इंटू R,
और ये क्या हो गया आई इंटू जेड, तो आई से आई कट गया, ये मिल गया हमको आर बाई जेड, दैट इज cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में कौन ज्यादा है, वीसी ज्यादा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। और जब ये दोनों कंडीशंस फॉर्म हो रही होंगी तो हमारा जो सर्किट है वो क्या कहलाने वाला है, तो हमारा जो सर्किट है वो कहलाएगा कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ये कहलाएगा सर कैपेसिटिव सर्किट। और यहाँ की जो करंट है वो कैसे फ्लो होगी, तो इंस्टैंटेनियस करंट का फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें प्लस क्या होगा फाइव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या करता है, लीड करता है, उस पीछे क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, इसलिए माइनस हुआ था, यहाँ पे देखो प्लस हो रहा है। गेट इट। अब अगली कंडीशन में आते हैं, और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, VL इज इक्वल टू द VC। जब दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाए तो फिर बचना ही क्या है, यहाँ पे ये हमने x लिखा, ये हमने यहाँ पे y लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ अकेला अकेला कौन बचा है, VR बचा हुआ है, इसी में कौन फ्लो कर रहा है, तो इसी में हमारी करंट भी फ्लो कर रही है। सिंपल, यहाँ से फेज कितना है आपके पास, तो ओमेगा टी का ही फेज लेके बैठे हुए हैं, यानी जो होल टोटल रिजल्टेंट है वो सर अब इसी में काम करने वाला है, तो VR में ही सारी चीजें काम करेंगे, जो यहाँ का I इंटू आर होगा वो Z के इक्वल भी आएगा। ठीक है, अभी कहानी में क्या होगा, VL और VC आपस में बराबर होगा, तो जब VL और VC आपस में बराबर हो जाएंगे इसका मतलब XL और XC भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तो ऐसी कंडीशन में जब हम cos फाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, यानी पावर फैक्टर तक, तो पावर फैक्टर के फॉर्मूले में आपने देखा था हमारे पास रिजल्ट क्या आता था, R बाई Z, और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, Z और R तो आपस में इक्वल दिखाई दे रहे हैं, यानी R बाई R हो गया और कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, यानी फाई की वैल्यू इस बार क्या मिलेगी आपको, 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास फेज एंगल कोई फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट तो यहीं से मूव करते हुए जा रहा, दैट्स व्हाई फाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है। ऐसी कंडीशन में अब ये वाला सर्किट क्या कहलाएगा, तो ये सर्किट कहलाएगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, और अगर हमसे कोई पूछे यहाँ की करंट क्या होगी, तो करंट तो अपने एज इट इज फेज में ही फ्लो करेगी, ना कुछ ऐड होगा ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। क्या सबको बात समझ में आ गई, गेट इट। ओके, तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमसे पूछी जाती है वो कौन सी कंडीशन होती है, तो रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज इन एलसीआर। तो चलते हैं इसको धुआं धुआं करते हैं, तो कब एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस की कंडीशन तभी होती है जब आई हमको क्या चाहिए हो, मैक्सिमम चाहिए, यानी सीरीज एलसीआर में जब करंट हमें मैक्सिमम चाहिए होता है, यानी जब मैक्सिमम करंट फ्लो करती है तो रेजोनेंस होता है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब Z यानी रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। क्या बात समझ में आई, तो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस तक आप कब पहुंचोगे, तो देखो Z का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी टर्म ले लो। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को अलग लूंगा तो स्क्वायर करने के बाद कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, तो कम से कम रिजल्ट चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, इसको मिनिमम करना चाहते हैं, तो मिनिमम करने के लिए हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। जैसे ये बराबर होंगे तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस, और जैसे ये मिनिमम हुआ करंट हमारी क्या हो गई, दौड़ के मैक्सिमम पहुंच गई। समझ गए बात को, तो अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज हम समझ गए, इसके बाद जो ऐड करके हमसे पूछा जाता है वो हमसे पूछा जाता है, जानते हो क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कहते हैं कैलकुलेट करके, तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, जो कंडीशन ली वहीं पे आ जाओ, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एल, और इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अब क्योंकि हम रेजोनेंस कर रहे हैं तो रेजोनेंस करते समय जो हमारी फ्रीक्वेंसी का टर्म हो जाता है वो सेम होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। क्लियर है, ओमेगा नॉट का टर्म इधर अगर मैं भेजूं तो ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया एल सी आ गया, अगर मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो 1 अपॉन अंडर रूट में क्या मिलेगा एल सी। ठीक है, दिस इज द एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आ गया। अगर मुझे सिंपल सीधी सीधी केवल फ्रीक्वेंसी देनी है तो एक स्टेप यहां से और ब्रेक करेंगे, जरा देखो क्या ब्रेक करने वाले हैं, तो ओमेगा नॉट को लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में क्या लिखे हैं एलसी, और अगर हम यहाँ पे एफ नॉट को रोके तो अगला वाला टर्म इधर भेजेंगे सर, तो दैट इज द 2 पाई अंडर रूट में क्या आ गया एलसी आ गया। ये हमारी क्या आ गई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। तो दोनों आंसर हमारे पास लिखे हुए, एंगुलर के टर्म में भी लिखा और नॉर्मल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी ये चीजें लिखी हुई। बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, समझ में आ रही बात, तो इतना भी ज्यादा नहीं है कि एलसीआर और एसी बहुत दमदार है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट टॉपिक पे आ गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं। जरा देखो क्या क्या पूछा जाता है हमसे, शार्पनेस क्या होती है, क्यू फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, ये सब एलसीआर सर्किट में होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो और समझते हैं। ठीक है, चलो
ये ले लिया हमने पेन, ओके समझिएगा बात को। देखो ये क्या है, ये हमारे पास ओमेगा नॉट, ये क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ठीक है। अब इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे देखो करंट क्या हमारा मैक्सिमम गया है, देखो इस जगह पे हमें आई मैक्स मिल रहा है मैक्सिमम करंट की वैल्यू। और फिर जैसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर से देखो करंट डाउन होना शुरू हो गया, वापस जीरो हो गया, ठीक है, ये मिल गया। अब हम आने वाले बैंड विड्थ का टर्म क्या होता है, जरा देखो बैंड विड्थ कहां पे मिलती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ से ये चेक करना होता है सर, दो देखो ये बैंड जैसा दिख रहा है तो हमें इनके बीच का गैप चाहिए, तो गैप तो आप कहीं से भी ले सकते हो सर, कहीं से भी बैंड विड्थ तो बना लो, ऐसी बात है तो हर जगह बैंड की विड्थ मिल जाएगी। तो देखो बैंड विड्थ कहां से मेजर करते हैं, जहां पे हमें आई मैक्स का टर्म किसके इक्वल मिल जाए, आई आर एम एस के बराबर, मतलब ये मिल जाए आई नॉट बाई रूट, उसी लाइन पे हमें क्या मिलती है, बैंड विड्थ मिलती है। अब यहां से जरा सीधे सीधे नीचे चले जाओ, तो यहाँ पे एक मिलेगा ओमेगा 1 और यहां से नीचे आओगे तो दूसरा क्या मिलेगा, ओमेगा 2। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बैंड विड्थ, तो अगर हमसे बैंड विड्थ की बात की जाए तो चलो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बैंड विड्थ, तो क्या मिलेगा ओमेगा 2 से डिफरेंस लिखेंगे ओमेगा 1 का, ठीक है। दिस इज द अवर रिजल्ट, इसको हम बोलते हैं, क्या बात समझ में आई। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूं, जब भी आप इन दो के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता है कि डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ये भी डेल्टा ओमेगा होगा, ये भी डेल्टा ओमेगा होगा, यानी अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं तो लगभग 2 डेल्टा ओमेगा के आसपास मिल जाता है, मतलब जो हमारी टोटल बैंडविड्थ आती है वो इतनी मैच आती है, उनके बीच का गैप कितना आएगा, 2 डेल्टा ओमेगा आएगा, क्या बात समझ गए, ये हमारी बैंडविड्थ हो गई। अगली बात किस पे कर रहे थे, क्यू फैक्टर और शार्पनेस पे कर रहे थे। शार्पनेस का मतलब क्या होता है, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा जाएगी हमारा जो ग्राफ होगा उतना ही ज्यादा शार्प होगा, इसी बात को दूसरी समझ लो कि आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा शार्पनेस आएगी। चलो देखो हमने यहाँ पे लिखा था शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय अ कोएफिशिएंट कॉल्ड द क्वालिटी और क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्वालिटी फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला देखो हमने लिखा है Q इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आ गया बैंडविड्थ। अगर मैं इसको नॉर्मली फॉर्मूले के टर्म में कन्वर्ट करूं तो देखो क्या मिला, Q इज इक्वल टू ओमेगा आर, आर का मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, L फिर अपॉन में देखो क्या लिखा हुआ है आर। ध्यान से देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस और ये है क्वालिटी फैक्टर, यानी हमने क्या समझा कि जो क्वालिटी फैक्टर और रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो जिस ग्राफ के लिए आर की वैल्यू कम से कम होगी, यानी जितनी कम होगी उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा, और जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा वो मेरे शार्पनेस को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। क्या बात समझ में आई। चलो इसी बात को समझने के लिए इस तरफ आते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे 3 ग्राफ बना के रखे, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहला वाला ऊपर ग्राफ ज्यादा करंट दे रहा है, नीचे वाला ग्राफ कम दे रहा है, उसके बाद ये दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को डिफाइन करना चाहूं आर के टर्म में, आर के टर्म में यानी रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाइन करना चाहूं तो पता है सबसे कम रेजिस्टेंस किसका मिलेगा, तो सर ये लोवेस्ट आर होगा, तभी देखो करंट मैक्सिमम गया। इस वाले के लिए अगर मैं लिखूंगा तो जो मेरा आर होगा वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा, मीडियम होगा। और यहां पे जब आओगे इस जगह पे आओगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस को मैं कम करता जाऊंगा करंट मेरा इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इन तीनों ग्राफ में सबसे ज्यादा करंट यहाँ है, फिर इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके पास है, इसके पास है, इसके पास और इसके। क्या बात समझ में आई। शार्पनेस बैंडविड्थ ये सब समझना है। शार्पनेस मतलब सीधा कितना शार्प है, यानी जितनी ज्यादा करंट है कितना अच्छा क्वालिटी फैक्टर भी यही बात डिफाइन कर रहा है कि जितनी ज्यादा करंट उतना अच्छा क्वालिटी फैक्टर, समझ गए। ओके चलो इसी टर्म पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि सारी चीजें हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके चलो ध्यान से देखो, हमें एक ग्राफ बना के दिया क्या, ओमेगा नॉट, इसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे देखो हमें 3 ग्राफ दिए हैं, एक्स वाई जेड, तीनों ग्राफ दिख रहे हैं आपको। ओके अब हमसे क्वेश्चन में क्या बताया गया, बोला गया दे ऑल यूज्ड एसी सोर्स of the same RMS value and inductance, यानी सेम इंडक्टेंस भी सबके लिए यूज किया गया of the same value। क्लियर है। हमें क्या कंप्यूट करना है, सबसे पहले कैपेसिटेंस वैल्यूज के लिए बात करनी है कि इसके कैपेसिटेंस वैल्यूज के आंसर्स क्या होंगे, दूसरा रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है, फिर इन विच क्यू फैक्टर मैक्सिमम, क्यू फैक्टर किसका ज्यादा होगा, फिर अगला नेचर ऑफ इंपेडेंस एट ओमेगा नॉट, ये सारे क्वेश्चन। तो चलते हैं नीचे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब जरा देखो क्या बोला कि ओमेगा नॉट की पोजीशन पे ये जो हमारा सर्किट है ना, वो किसकी तरह बिहेव करेगा। तो देखो ओमेगा नॉट पे कोई भी सर्किट हो, हर सर्किट ने अपनी मैक्सिमम करंट दी है, और जब करंट अपनी मैक्सिमम करंट देता है तो वो कंडीशन किसकी बनती है, रेजोनेंस की बनती है। और जब रेजोनेंस होता है तो टोटल इंपेडेंस किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर, यानी जो नेचर होगा सर्किट का वो प्योर कैसा हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा। पहला आंसर खत्म कर दिया, वेरी गुड। अगले में इन विच क्यू फैक्टर मैक्सिमम, क्यू फैक्टर किसमें ज्यादा होगा,
जिसके लिए आर की वैल्यू कम होगी। किसके लिए आर की वैल्यू कम होगी? जिसमें करंट ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा करंट किसके पास है? एक्स के पास है। तो क्वालिटी फैक्टर भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें हो गया? एक्स में हो गया। तो देखो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अगले आ जाओ रेजिस्टेंस के लिए। अब बोले रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कैसे बताना है? आप इनके बीच में रिलेशन दे दो। सबसे कम किसमें? एक्स में, उससे ज्यादा वाई में, फिर क्या है? जेड में। तो हम लिख सकते हैं आर जेड इज ग्रेटर देन आर वाई इज ग्रेटर देन आर एक्स। तो देखो ये सारी वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली। अब लास्ट बचा हमारे पास कैपेसिटेंस वैल्यू के लिए। चलें इसको भी सॉल्व किया जाए। ओके, तो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन ने हमें क्या गिवन किया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ध्यान से देखते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ने हमसे बोला कि सबके लिए जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो हम क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। तीनों ग्राफ के लिए एल की वैल्यू बराबर कर रहे हैं। और आप हमको बताओ कि क्यू एक्स, क्यू वाई और क्यू जेड के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, अब जरा इस बात को समझना। जब हमारे में सर्किट में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस कंडीशन में हमने ओमेगा नॉट या ओमेगा आर को निकाला था। क्या था? 1/√LC, यही मिला था। ओके चलो, इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं? एक्स वाई जेड सबके लिए लिखते हैं। तो ये लिखा हमने वी एक्स ओमेगा एक्स एल एक्स सी एक्स। ठीक है, अगली बार लिखते हैं वाई के लिए, तो 1/√LY CY। अगली बार लिख लेते हैं हम लोग z के लिए, तो 1/√, में आओगे तो क्या लिखा हुआ है? z और CZ। यहां तक बात सबको समझ गए? ओके, अब जरा देखो LX LY LZ ये सब बराबर है बराबर, ये वैल्यूज आपस में बराबर है। और अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड लिख रहा हूं, ये सब कब रेजोनेंस कर रहे हैं? ओमेगा नॉट पे कर रहे हैं। सबके लिए ग्राफ सेम था। अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो ओमेगा नॉट पे सबने क्या किया है? रेजोनेंस की कंडीशन दिया। ये भी वैल्यू बराबर है सर, ये भी बराबर है सर, ये भी बराबर है। जब सारी चीजें बराबर हैं तो मजबूरी में इनके जो टर्म्स होंगे, सॉरी मैं हमने यहाँ पे क्यू एक्स लिख दिया, माई फॉल्ट, सी एक्स लिखना था। ठीक है, सी एक्स सी वाई और सी जेड। तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यूज भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैसे? सी एक्स इज इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू सी जेड। दैट इज सिंपल। क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था हमारा एलसीआर का सीरीज का टर्म, जिसमें हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सारी चीजों को सीखा। अब इसी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स मिले उनको बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, दैट्स माय गारंटी। तो आज यहीं तक, वो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ताकि दम लगा के आप पढ़ते रहिए, बोर्ड्स को एकदम धुआं धुआं करना है। क्लियर है? ओके चलिए, सी यू, टाटा बाय बाय।